वेलकम टू JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 19 फरवरी को सीधे ही देखा जाएगा। तो चलिए बिना देर हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताए। जलोढ़ मृदा जो होता है ना, जलोढ़ मृदा वाले राज्य का नाम बताए। इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, माने जलोढ़ मृदा वाले राज्य का नाम बताए और इस मृदा में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। क्या है तो VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य है। यहाँ लिख देंगे जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य निम्नलिखित है। क्या है तो निम्नलिखित है या जलोढ़ मृदा वाले राज्य हैं। क्या है तो राज्य है, कौन कौन सा राज्य है जलोढ़ मृदा वाले। तो पहला में देंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश भी है अपना, बिहार भी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या है तो ये जलोढ़ मृदा वाले राज्य है। और असम भी, क्या असम भी जलोढ़ मृदा वाले राज्य हैं। कौन कौन है जलोढ़ मृदा वाले राज्य, तो एक में हो गया बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। और इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो इसमें जो फसल उगाई जाती है वो गन्ना हुआ, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसल उगाई जा सकती है। कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसल उगाई जा सकती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन है, तो आप बता दीजिएगा कौन है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गन्ना, चावल, मक्का, दलहन सभी प्रकार की फसल उगाई जाती है। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, खादर और बंजर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर और बंजर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो खादर और बंजर मिट्टी में कैसे अंतर स्पष्ट कर देंगे, तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ लिख देंगे खादर, एक तरफ बंजर मिट्टी, एक तरफ खादर मिट्टी, एक तरफ बंजर मिट्टी। खादर मिट्टी जो है, खादर मिट्टी में क्या लिखेंगे, तो खादर मिट्टी में लिखेंगे कि खादर मिट्टी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी किसको कहा जाता है, तो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंजर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बंजर मिट्टी कहा जाता है। अगर पूछे कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है और बंजर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुराने और नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे बंजर मिट्टी कहा जाता है। और नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे खादर मिट्टी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसका भी है, इसका भी दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी जो होता है उसमें बाढ़ का प्रभाव होता है। और इसमें क्या लिखेंगे बंजर मिट्टी में, तो बंजर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बंजर मिट्टी में क्या होता है, तो बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। और अब जो है हम तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। पूछेगा कि खादर मिट्टी का उदाहरण दे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान जो है वो खादर मिट्टी का उदाहरण है। और पूछेगा बंजर मिट्टी का उदाहरण, तो बंजर मिट्टी में बताएंगे महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि क्या है, तो बंजर मिट्टी का उदाहरण था। आप लोग खादर और बंजर मिट्टी में अंतर पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे सभी VVI क्वेश्चन कराएंगे। तो खादर मिट्टी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, पुराने एवं जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे बंजर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बंजर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है, इसका कौन है, महाराष्ट्र एवं पंजाब इसका उदाहरण है बंजर मिट्टी का। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको तो पूरा नंबर दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मृदा संरक्षण के कोई प्रभाव उपाय बताएं। मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताएं। तो मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय क्या है दोस्तों, तो मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। क्या लिख देंगे, मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। पहला में क्या लिखेंगे, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को
बरकरार रखा जा सकता है। माने मृदा में जो एक ही जगह पे हम बार बार एक ही प्रकार के फसल कर देते हैं, वैसा नहीं करके जैसे एक बार धान किए तो फिर दूसरा बार उसी धान धान करना है। उसके बाद अगर गेहूँ करते हैं तो गेहूँ नहीं करके इस बार गेहूँ किए, दूसरा बार क्या करेंगे, उस पर दलहन फसल कर देंगे, तिलहन फसल कर देंगे। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। और दूसरा उपाय में क्या लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक का कंपोस्ट। माने रासायनिक उर्वरक को हम जो उपयोग करते हैं ना, जिसके जगह पर हम जैविक कंपोस्ट का खाद का उपयोग करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिख देंगे। पहला में क्या, फसल चक्रण करके एक बार अगर गेहूँ किए तो दूसरा बार क्या करेंगे, उसी मौसम में दलहन फसल कर देंगे, ये इस प्रकार। और दूसरा में क्या लिखेंगे कि रासायनिक उर्वरक की जगह पर जैविक उर्वरक को, कंपोस्ट को वहाँ पर ही डाल करके हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण जो है जो मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है पूछ रहा है। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग को बता ही दिए हैं कि फसल चक्रण के द्वारा मृदा के संरक्षण को क्या करता है, तो बरकरार रख सकता है। जैसे एक बार गेहूँ किया तो उसके बाद उस पर दलहन फसल भी करना चाहिए। हर फसल को बदल बदल करना चाहिए एक जगह से, एक खेती में। तो क्या दिया गया है, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार माने गेहूँ, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। माने गेहूँ, चावल और मक्का, आलू के उगाने से, लगातार उगाने से, एक ही खेत में बार बार उगाने से क्या होती है, तो उसकी जो पोषक तत्व होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। इसे फिर क्या कहते हैं, तिलहन फसल एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक ही जगह पर अगर गेहूँ, चावल, मक्का, आलू करते रहे तो उसका क्या होता है, पोषक तत्व खत्म होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, फिर तिलहन फसल और दलहन फसल करके उसका जो पोषक तत्व है वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, माने इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना होता है। इसीलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण होता है। इसलिए क्या होता है, फसल चक्रण से मृदा संरक्षण होता है। दलहन फसल होता है ना, और तिलहन, इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसी से क्या होता है, तो फसल चक्रण बना रहता है और मिट्टी का पोषक तत्व बना रहता है। इसीलिए फसल चक्रण आवश्यक है। चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क दे दीजिएगा। ये भी BBA क्वेश्चन है, क्या है, तो बहुत ज़्यादा BBA क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो BBA क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, तो जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जाए। जब पर्वतीय क्षेत्र ढलानों वाले वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि का कार्य किया जाता है। जब पर्वतों एवं वृत्ताकार रूप में खेती की जाए, ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जाए, की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसे आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। क्या करती है, दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से खेती के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं। क्या होता है, तो नहीं बहते हैं, नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। क्या होती है, तो बनी रहती है। इसे ही समुच्चय कृषि में से कहते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेती की जुताई कर जब पर्वत वाले क्षेत्र और ढलानों वाले वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसी आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। क्या कैसे दिखाई पड़ती है, तो समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार के खेतों के पोषणीय तत्वों जलों के साथ नहीं बहता है। ऐसी जो खेती करता है इससे जलों का पोषक तत्व नहीं बहता है, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इसे ही समुच्चय कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ज़्यादा BBA क्वेश्चन है। क्या है, तो ये BBA क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्या कहता है, चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो चिपको आंदोलन का वर्णन करना बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस प्रकार करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो चिपको आंदोलन का वर्णन करना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कौन चला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चला था के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गांव में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के टेहरी गांव में, गढ़वाल पर्वतीय जिला में
अनपढ़ गढ़वाल कहाँ पूछेगा अगर किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गांव, उत्तर प्रदेश जिला का नाम है टिहरी गांव में, पर्वतीय जिला में अनपढ़ लोग अनपढ़ जनता सब है ना, उसके द्वारा सन 1972 में कब चलाया गया चिपको आंदोलन, तो सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो सन 1972 में चलाया गया था। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1972 में। इस आंदोलन में स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय लोग किसे कहता है, जो वहाँ के लोग रहता है, जहाँ वहाँ पर रहता है उसे कहता है स्थानीय लोग। तो स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधा को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में हरे भरे पेड़ पौधा को जो काटते थे ना, उसको बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर उसकी रक्षा करते थे। माने उस जो वो काटने के लिए आता था ना कटनिया, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के उससे चिपक जाते थे। इसे क्या कहते थे, तो चिपको आंदोलन कहा गया था। इस आंदोलन क्या कहा था, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कौन चलाता था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। वो कहाँ पर चलाया था, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गाँव गढ़वाल के पर्वतीय जिला में। कब चला गया था, तो 1972 में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी है और वीडियो लंबा हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।